मैम कैन यू हेयर मी? आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रहा है? यस मैम अच्छा, चलिए फिर आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन साइकिल, और फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट है बेसिकली द टॉपिक है, एंड वी विल स्टडी ओवेरियन साइकिल. ठीक है, हमारे पास अभी 45 पार्टिसिपेंट्स हैं. मॉर्निंग लेक्चर में कितने थे? 47 थे मैम. अच्छा, आई थिंक दो कुछ ब्रेकफास्ट करने ना चले गए हैं. ओके, कोई बात नहीं, अभी वो भी ज्वाइन कर जाएंगे इंशाल्लाह. आई एम वेटिंग फॉर देम, लेकिन हम स्टार्ट आई थिंक ले लेते हैं अपना. आप लोगों ने पिछला टॉपिक रिवाइज किया था जो हमने लास्ट oogenesis को पढ़ा था. कैन समवन डिफाइन oogenesis? Ma'am, the maturation of oogonia into the primary oocyte. चलिए, कोई और इसमें एडअप करेगा? मैम इट इज अ ग्रोथ प्रोसेस जिसमें ओवम जो होता है वो मेच्योर ओवन बन जाता है. एग सेल जो होता है मेच्योर ओवन बन जाता है. गुड. और कोई इसको और इससे भी बेहतर कोई बताएगा? ठीक है, यू आर राइट. पूरी कंप्लीट कर दें एक दफा डेफिनेशन. आपने कहा है और ग्रोथ होके मेच्योर ओवम बन जाएगा. तो दोस्तों, इफ यू डिफाइन इट वंस अगेन, तो कैसे डिफाइन करेंगे? Ma'am, oogenesis is the process where oogonia differentiate into mature. जी, oogonia differentiates into mature oocyte. Oocyte. Okay, fine. This is okay. Then किस आपको डेवलपमेंट में थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरह से डेवलपमेंट हुई थी. I mean, what are the changes that occur during prenatal development? क्या क्या होता है और कौन सा फॉलिकल बनता है during prenatal development? मैम पहले जो हमारे पास प्लाज्मोडियम जर्म सेल्स होते हैं वो ओकोनियम में ट्रांसमिट होते हैं. फिर प्लाज्मोडियम जर्म सेल थोड़ा सा मैं इसलिए क्लियर कर. हाँ, प्राइमोडियल. ठीक है, अब सही है. प्राइमोडियल जर्म सेल्स जो होते हैं वो क्या होता है उनको? मैम वो ओगोनियम बनते हैं, उसमें प्रोसेसेस होते हैं, उसकी वजह से ओगोनियम बनता है. क्या कौन से किस वजह से वो प्राइमोडियल जर्म सेल कौन से प्रोसेस की वजह से oogonia में चेंज होता है? क्या कौन सी सेल डिवीजन हो रही होती है यहाँ पे? माइटोसिस. वेरी गुड, माइटोसिस होती है और माइटोसिस से oogonia में चेंज हो जाता है. फिर क्या होगा? एक दफा oogonia बन गए, फिर इनका नंबर कितना ज्यादा हो जाता है? By the end of fifth week. Ma'am, by the end of third month, they arrange themselves into clusters which are surrounded by the epithelial cells known as follicular cells. Very good, very good. And ma'am, by the end of third to fifth month of gestation, there are around 7 million germ cells. You are right. बिल्कुल ठीक. And then from 7 to 9 months, the oogonia, most of the oogonia, they degenerate, which is known as atretic or arteric period. And the remaining ones, they enter the first meiotic division. अच्छा, अगर ये बात सबको क्लियर होगी कि फिफ्थ मंथ तक जो है टोटल नंबर मैक्सिमम चला जाता है, जो आपने बताया 7 मिलियन है ना, और उसके बाद फिर सेल डेथ शुरू हो जाती है और एट्रीजिया होता है जिसमें डीजनरेशन भी होती है, और बाय 7th मंथ तक क्या होगा? मोस्ट ऑफ द oogonia डिफरेंशिएट किस में कर जाएंगे? इनटू मैम meiotic डिवीजन होगी ना, oogonia प्राइमरी oocyte फिर डिप्लॉइड बनाएंगे. नहीं,
अभी मेयोटिक डिवीजन नहीं होगी, अभी पहले ओगोनिया माइटोसिस के ही थ्रू प्राइमरी oocyte में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यही मैं पॉइंट जब आप बताते हो तो मुझे समझ आती है कि आपको कौन सा पॉइंट नहीं समझ आया ना, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि ओगोनिया जो है थ्रू माइटोसिस ही प्राइमरी oocyte पे डिफरेंशिएट हो रहे हैं। ठीक है, और पहले पूरे क्लस्टर्स बन रहे थे और उन क्लस्टर्स को अगर आप देखें तो उसके अंदर ओगोनिया भी थे और प्राइमरी oocytes भी थे, लेकिन और इन क्लस्टर्स को कौन से सेल्स ने सराउंड किया हुआ था? फॉलिकुलर सेल्स ने, है ना, फॉलिकुलर सेल्स ने सराउंड किया था, जो कहां से ड्राइव होते हैं? एपिथेलियम। हाँ, और एपिथेलियम कौन सी थी? ओवरी की एपिथेलियम क्या थी? क्यूबॉइडल। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद जो है फिर एज टाइम गोज ऑन तो फिर ये इंडिविजुअली जो प्राइमरी oocyte थे वो इंडिविजुअली दे आर सराउंडेड बाय फॉलिकुलर सेल्स, और उस वक्त हम इसको क्या कहते हैं? कौन सा फॉलिकल बनता है? प्राइमोडियल फॉलिकल। तो प्री नेटल डेवलपमेंट में हमारे पास कौन सा फॉलिकल आ जाता है एट द एंड ऑफ द डेवलपमेंट? प्राइमोडियल फॉलिकल। और प्राइमोडियल फॉलिकल का क्या स्ट्रक्चर है? ये उसके बीच में कौन सा oocyte है? प्राइमरी oocyte है, और उसको कौन से सेल्स सराउंड कर रहे हैं? फ्लैट सेल्स सराउंड कर रहे हैं, और ये फ्लैट सेल्स जो है ये फॉलिकुलर सेल्स हैं, और फॉलिकुलर सेल्स जो है सरफेस एपिथेलियम से ड्राइव होते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट फॉलिकल जो बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? ग्रोइंग फॉलिकल। ठीक है, चलें यहाँ से अब हम कंटिन्यू करते हैं। आपको बहुत अच्छा आपने याद रखा और पढ़ा भी है इसको। आई एम वेरी हैप्पी और आई होप द होल क्लास विल फॉलो दिस। आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में हम देखेंगे व्हाट आर मंथली रिप्रोडक्टिव साइकिल्स, which organs are involved during reproductive cycles, क्या इनकी हार्मोनल रेगुलेशन क्या है, हर हार्मोन का रोल क्या है, ओवुलेशन क्या है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, उसका ओरिजिन एंड फेट क्या है, oocyte ट्रांसपोर्ट किस तरह है, व्हाट इज कॉर्पस अल्बिकन्स, एंड फाइनली ओवेरियन सेक्शन जो हमने पहले भी देखा था वो अब आप देखेंगे तो आपको पूरी साइकिल उसमें समझ आ जाएगी। ठीक है, सो females undergo regular monthly reproductive cycles. They commence at puberty. They are two in number. One is the ovarian cycle, which we are discussing today, and the other is the endometrial or menstrual cycle, which we will discuss later on. Okay? The reproductive cycles, which organs are involved? So basically, the reproductive cycle involves the activity of hypothalamus, pituitary gland. आपको पता है हाइपोथैलेमस कौन सा पार्ट है ब्रेन का, कहाँ होता है? It control all the visceral functions, also known as diencephalon, है ना, उससे रिलेटेड है, और इट्स अ पार्ट ऑफ forebrain। ठीक है, forebrain को अगर आप देखें तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक टीलेनसेफलॉन और एक डायनसेफलॉन। टीलेनसेफलॉन से सेरेब्रल कॉर्टेक्स बनता है और जिसको हम सेरिब्रम भी कहते हैं, और डायनसेफलॉन से हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एपिथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड भी इससे डेवलप हो रहा होता है, सम पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, सो ये तो हाइपोथैलेमस था। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड है, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के लिए एक और लफ्ज क्या यूज होता है? दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स, इनके कोई डक्ट्स नहीं होते। अगर आप बाकी ग्लैंड्स को देखें तो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं या स्वेट ग्लैंड्स हैं, इनके स्किन के अंदर डक्ट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जितने एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, कैन यू नेम सम ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स? मैम पैंक्रियाज। चलो, पैंक्रियाज तो है, उसमें आइल्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, गुड। और मैम पिट्यूटरी है, थायराइड है। थायराइड है, इतना बड़ा आपका थायराइड है, और पिट्यूटरी, एड्रीनल ग्लैंड। पिट्यूटरी तो है लिखा हुआ है, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड है, और फिर ओवरी एंड टेस्टिस, दे आल्सो बिकम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, जैसे जैसे ये फंक्शनल हो जाते हैं तो दे आल्सो, क्योंकि दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग हार्मोन, तो जो भी हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है
that becomes a endocrine gland. और it is also ductless, दोनों qualities उसके अंदर होनी चाहिए, है ना. So pituitary gland is the master gland and produces number of hormones that control most all the body functions. ठीक है. उसके बाद next is the ovary. Ovary lies in the pelvis and a part of the female reproductive tract. Then uterus and then uterine tubes. All the parts of the and vagina. All these parts are involved in the reproductive cycles. इनके अंदर भी changes आ रहे होते हैं. जब एक जैसे ओवरी के अंदर चेंज आएगा, ओवरी प्रोड्यूस करेगी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, तो उसकी एक्टिविटी की वजह से, इन हार्मोन्स की वजह से यूट्रस अफेक्ट होगा. और यूट्रस की जो लाइनिंग एपिथेलियम है, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसके अंदर भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यूट्रस ने तो रिसीव करना है ओवम को, तो उसको भी तो अपने आप को प्रिपेयर करना है ना. इसी तरह ट्यूब्स के अंदर भी आ रहे होते हैं, वजाइना में भी आ रहे होते हैं, तो ये सारे चेंजेस आ रहे होते हैं. एंड देन लास्टली इज द मेमरी ग्लैंड. मेमरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज द ब्रेस्ट, और डेफिनेटली इसके अंदर भी चेंजेस आ रहे होते हैं, और इनकी ग्रोथ और वो सारा कुछ थ्रू प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स इनकी डेवलपमेंट कंटिन्यू हो रही होती है. फंक्शन क्या है? टू प्रिपेयर द रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर प्रेगनेंसी. Now comes ovarian cycle. Basically सारा concept क्या है कि hypothalamus starts producing releasing factors at the onset of the puberty. ठीक है. These releasing factors then act on the pituitary gland. Anterior pituitary gland starts producing gonadotropins. हम बाकी हार्मोन्स की नहीं बात करेंगे कि बाकी क्या सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन gonadotropins जो हैं वो anterior pituitary gland या adenohypophysis जैसे हम कहते हैं, वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा. These gonadotropins are of two types, FSH and LH. FSH is known as the follicle stimulating hormone and LH is the luteinizing hormone. Now this FSH acts on the primary follicle. ठीक है? It has no effect on the growth of the primordial follicle. So primordial follicle की growth पे इसका कोई effect नहीं है. इसका सारा का सारा effect किसके ऊपर है? Primary follicle पे. ठीक है? क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट तरीके से खुद ब खुद उनके अंदर मेच्योरिटी आती जाती है और वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू प्राइमरी फॉलिकल्स में, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स. सो हर ड्यूरिंग एवरी मंथ, ठीक है, व्हाट हैपेंस, 15 to 20 of these primary follicles start maturing. ठीक है. हमने ये कहा था ना कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ओवेरियन साइकिल, क्योंकि हमने जब पहले भी बात करी थी कि ओवरी के अंदर सारे के सारे एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एक पूरा बहुत बड़ा जखीरा कह लें या पूल कह लें प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स का, सारे के सारे प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स थे. उन पूल ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल से 15 to 20 का पूल सेपरेट होता है, रिक्रूट होता है और वो स्टार्ट ग्रो करना लगता है, और ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स ग्रो करके प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है. अब ये 15 to 20 प्राइमरी फॉलिकल्स स्टार्ट बन तो जाते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक मेच्योरिटी तक जाता है. ओनली वन फॉलिकल रिचेस द स्टेज ऑफ मेच्योरिटी, और बाकी सारे क्या होते हैं? एट्रेटिक हो जाते हैं, देन देखो डीजनरेशन, और जब वो उसमें डीजेनरेटिव चेंजेस आ जाते हैं, सेल डेथ हो जाती है, तो वो उसको कनेक्टिव टिश्यू सराउंड कर लेता है और उस बॉडी को हम क्या कहते हैं? कॉर्पस एट्रेटिकम. कॉर्पस का क्या मतलब होता है? बॉडी, और एट्रेटिकम का मतलब होता है कि जिसकी की डेथ हो गई हो, जिसमें डीजेनरेटिव चेंजेस आ गए. ठीक है. मैम ये बात दोबारा रिपीट कीजिएगा प्लीज. मैं यही बात बता रही हूँ कि हर ओवेरियन साइकिल में, ठीक है, फीमेल के अंदर एवरी मंथ ओवेरियन साइकिल्स नॉर्मली अकर करती हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता कि 12 मंथ में 12 मंथ हर मतलब कुछ फीमेल्स में नहीं भी होती हैं मंथली साइकिल इतनी रेगुलर, लेकिन मोस्टली जो है ये एवरी मंथ होती हैं. ठीक है. उनमें क्या होगा कि पूरे के पूरे आपको मैंने बताया कि ओवरी के सेक्शन में अगर आप कॉर्टेक्स देखें, अगर कॉर्टेक्स का कट सेक्शन प्यूबर्टी पे देखें, तो सारे के सारे प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हो. ठीक है. अब इन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स में से इमेजिन कर लें कि 15 to 20 जो हैं वो रिक्रूट हो गए, सेपरेट हो गए, एक अलग से पूल बन गया और वो ग्रो करना शुरू कर देंगे, और ये ग्रो करेंगे प्राइमोर्डियल से प्राइमरी फॉलिकल में. ठीक है. ये प्राइमरी फॉलिकल जो है ये 15 से 20 का इनका नंबर होता है.
अच्छा, अब ये ग्रो करना शुरू कर देंगे, लेकिन सारे के सारे फुल मेच्योरिटी क्या थी कि प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से फिर टर्शरी में चेंज होंगे, ठीक है। सब नहीं होंगे, सिर्फ एक चेंज होगा, ठीक है। और Ma'am? बाकी सारे जी Will these 15 to 20 primary follicles be out of the 500 at puberty? दे आर सॉरी Ma'am, will we be out of 500 like at puberty? at 500 puberty at birth the number is 600 to 800,000, right? And at puberty the number is 40,000, है ना? क्या था नंबर? 40,000 था। और उन 40,000 में से हर 40 प्राइमोर्डियल फॉलिकल का कितना नंबर है? 40,000 है ना? उनमें से कोई एक एवरी मंथ जो है वो ग्रो होके प्राइमरी फॉलिकल जो कि मैच्योर स्टेज तक जाएगा, ठीक है। और बाकी सारे क्या होंगे 15 to 20 में से, यानी अगर 20 टोटल ग्रो करके हुए तो 19 की डेथ हो जाएगी और 1 सिर्फ रह जाएगा जो कि फुल मैच्योरिटी तक जाएगा, ठीक है। Yes, ma'am. तो इस तरह आप लगा लें कि 12 मंथ्स हैं, 12 को मल्टीप्लाई करें 40 इयर्स की अगर रिप्रोडक्टिव लाइफ है फीमेल की, ठीक है। तो Yes, ma'am. तो फिर हम देखते हैं कि ओवरऑल तकरीबन 500 या लेस देन 500 480 ऑफ द प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स दे रीच द फुल मैच्योर स्टेज, ठीक है। ये वाली बात है, राइट। सो अब हमें ये बात समझ आई है कि 15 to 20 प्राइमरी फॉलिकल्स में से सिर्फ एक मैच्योरिटी पे जाएगा। अब आपको वो मैच्योरेशन स्टेज पता है कि पहले ग्रोइंग फॉलिकल्स था, प्राइमरी फॉलिकल की यूनिलैमिनर स्टेज आएगी, यूनिलैमिनर से वो मल्टीलैमिनर बनेगा और वो ग्रैन्युलोसा सेल्स बन जाएंगे। उनके अराउंड जो कनेक्टिव टिश्यू ऑफ ओवरी था, थीका फॉलिकुलाई, वो भी ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बीच में एंट्रल स्टेज आती है जिसको कि हम वेसिकुलर फॉलिकल भी कहते हैं, और इसको हम सेकेंडरी फॉलिकल भी कहते हैं, जिसमें क्रिसेंट शेप एंट्रम बनेगा, उस साइड इज ऑफ सेंटर, और हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं एज सेकेंडरी फॉलिकल। और सेकेंडरी से फिर वो टर्शरी फॉलिकल की स्टेज पे और ज्यादा मैच्योर होके और बड़ा हो जाएगा, उसका साइज भी इंक्रीज कर जाएगा, और उसका उस साइड उसमें फॉलिकुलर फ्लूइड इतना ज्यादा हो जाएगा कि उस साइड को बिल्कुल एक कॉर्नर पे या एक्सेंट्रिकली पुश कर देगा, ठीक है। उस साइड बिल्कुल एक्सेंट्रिक हो जाएगा, और उस साइड को वॉल से, और ग्रैन्युलोसा सेल्स भी बिल्कुल, क्योंकि सारा का सारा फ्लूइड हो गए तो इमीडिएटली जो उसको सराउंड कर रहे होंगे और उसको वॉल के साथ अटैच कर रहे होंगे ग्रैन्युलोसा सेल्स, हम उनको क्या कहेंगे? क्यूमुलस उफोरस सेल्स, ठीक है। और इमीडिएट जो उसको सराउंड करेंगे वो कोरोना रेडिएटा बनाएंगे, और वो कोरोना रेडिएटा कब ज्यादा विजिबल होता है? जब ओव्यूलेशन होती है, और फिर जो सेल्स इमीडिएटली अपने उसको सराउंड कर लेती है उस साइड को, वो क्राउन लाइक एक वो शेप बना देते हैं अराउंड उस साइड, इसलिए हम उसको कोरोना रेडिएटा भी कहते हैं, ठीक है। इस स्टेज पे जब मैच्योर फॉलिकल बन जाता है या टर्शरी फॉलिकल, तो आपको दोनों लेयर्स जो होती हैं थीका इंटरना एंड एक्सटर्ना आर वेरी क्लियरली विजिबल, ठीक है। और थीका इंटरना जो होती है वो वैस्कुलर भी होती है और सेलुलर भी होती है, और थीका एक्सटर्ना इज लाइक a connective tissue shell जो कि that is only of connective tissue, यानी कि fibrous tissue है, उसको सराउंड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद this whole thing occurs, ये जो है ये 13 डे तक होता है, और उसके बाद 14 डे ऑफ द साइकिल जो है उस पे आपकी ओवुलेशन होती है, ठीक है। ओवुलेशन जो होती है उसका क्या फिनोमेना है? दिस occurs at the mid of the cycle, और अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे। और जैसे जैसे फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर जाते हैं? ईस्ट्रोजन। और जब ईस्ट्रोजन की पीक आती है तो LH सर्ज होती है, ठीक है। और जब LH सर्ज होती है तो दैट कॉजेस ओवुलेशन। ये फिनोमेना हम थोड़ा सा आगे जाके दोबारा भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको, ताकि थोड़ी सी आपको बात क्लियर हो जाए कि ओवुलेशन मिड ऑफ द साइकिल हो रही है, उसका रीजन क्या है कि LH सर्ज हो रही है, और LH सर्ज की वजह से वो साइड जो है जस्ट बिफोर ओवुलेशन अपनी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। जस्ट प्रायर टू ओवुलेशन oocyte विल, प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेगा, और किसमें चेंज हो जाएगा? सेकेंडरी oocyte एंड अ पोलर बॉडी, राइट। और ये सेकेंडरी oocyte विदाउट रेप्लिकेटिंग
its DNA arrest itself in the metaphase. जब ये ovulate होगा तो वो कौन सा oocyte होगा? Secondary oocyte होगा, arrested in the metaphase. वो वाला oocyte ovulate करेगा. ठीक है? So prior to ovulation ये आपने याद रखना है कि first meiotic division is complete and secondary oocyte is formed and secondary oocyte immediately continue with the second meiotic division, लेकिन वो arrest हो जाएगा metaphase में and by the time it ovulates also. यहाँ तक clear हुआ है आपको? हैं जी? Yes, ma'am. अच्छा, उसके बाद अब हम oocyte की बात हम बाद में करेंगे. हम आगे देखते हैं कि ovulation के बाद जो है हमें फॉलिकल जिसमें से सब कुछ oocyte निकल गया है वो क्रम्पल बैक की तरह हो गया है. ठीक है, फिर क्या होगा कि ये फॉलिकल सेल्स जो होंगे इनके अंदर ल्यूटिनाइजिंग चेंज आएगा और वो ल्यूटिनाइजिंग चेंज क्या होगा? वो LH हार्मोन की वजह से होगा. LH हार्मोन जो है अपने अंदर येलो, ये जो ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं इनके अंदर येलो ल्यूटिन पिगमेंट एडअप होएगा, वैस्कुलराइज होगा और ये पूरा एक अच्छा सा फंक्शनल बॉडी बन जाएगा और हम इस फंक्शनल बॉडी को कॉर्पस ल्यूटियम कहेंगे. और मैं बॉडी इसलिए क्यों कह रही हूँ क्योंकि कॉर्पस का मतलब बॉडी होता है, तो इससे आपको याद रहेगा. और ल्यूटियम का मतलब क्या होता है कि येलोइश पिगमेंट डेवलप हो जाएगा. तो जितने ग्रेन्युलोसा सेल्स थे और थीका इंटरना के सेल्स थे फॉलिकल के अंदर और फॉलिकल के बाहर, वो सारे के सारे दे विल अंडरगो द ल्यूटिन चेंज और उनके अंदर ल्यूटिनाइजेशन होगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. और जब ये ल्यूटिन पिगमेंट इनके अंदर आ जाएगा तो द होल स्ट्रक्चर will become a functional endocrine gland and will start producing estrogens. Progesterone. ठीक है? So or and a little amount of estrogen also. तो अब ये जो corpus luteum है वो progesterone बनाएगा और estrogen. तो अगर हमने first phase देखते हैं इसका ovarian cycle का, which is the follicular phase जिसमें follicular growth हो रही है, यहाँ estrogen की levels high हो रही हैं, increase हो रहे हैं और peak पे जा रहा है. जब LH आता है तो उसके बाद ओवुलेशन हो जाएगी और कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होगी. और जब कॉर्पस ल्यूटियम इज द ल्यूटियल फेज ऑफ द ओवेरियन साइकिल और उसके अंदर क्या होगा कि फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होगा और ये प्रोजेस्टेरोन जो है दिस विल ब्रिंग अगेन चेंजेस इन द यूट्राइन एंडोमेट्रियम और उसको सेक्रेटरी स्टेज में ले जाएगा. ठीक है, ईस्ट्रोजन का भी इफेक्ट है यूट्राइन एंडोमेट्रियम में, वो इसको प्रोलिफरेटिव स्टेज में लेके जाती है और यूट्राइन एंडोमेट्रियम को प्रोजेस्टेरोन जो है वो सेक्रेटरी स्टेज में लेके जाता है. राइट? सो और अब फिर क्या होगा उसके बाद कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है दिस विल फंक्शन फॉर अबाउट 9 days. ठीक है, इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर. ठीक है, फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, दिस कॉर्पस ल्यूटियम विल फंक्शन फॉर 9 days, दैट इज अबाउट 23rd day तक, एंड देन इट स्टार्ट्स डीजनरेटिंग और दोनों हार्मोन्स जो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के हैं उनके लेवल्स डाउन कर जाएंगे एंड बाय द एंड ऑफ द साइकिल दैट मींस ऑन द 28th day जो है कॉर्पस ल्यूटियम कंप्लीटली डीजनरेट कर जाएगा. ठीक है, तो और किस में चेंज हो जाएगा? कॉर्पस एल्बिकेंस में. सो द होल ओवेरियन साइकिल आपको बताने का मकसद ये है कि इट लास्ट फॉर ए नॉर्मल ओवेरियन साइकिल इज 28 days. ठीक है, बट देयर आर प्लस एंड माइनस. 21 इज ऑल्सो नॉर्मल एंड अप टिल आई थिंक 33-34 days तक भी नॉर्मल होती है. लेकिन यूजुअली क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू हमारा क्या है पढ़ाने का कि टू टीच यू इज कि 28 day हम एवरेज साइकिल हम ले लेते हैं. ठीक है, यहाँ तक आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया. आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि FSH और ईस्ट्रोजेंस का किस तरह से रिलेशनशिप है. FSH is necessary for the growth of primary, secondary and tertiary follicles. अगर इसमें मैं लिख दूं प्राइमोडियल फॉलिकल भी और MCQ दे दूं तो क्या आप इसमें क्या कि which is not correct. ठीक है, अगर नॉट डाल दिया बड़ा सारा तो फिर कौन सा किसके ऊपर FSH नहीं एक्ट करता? प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी फॉलिकल्स. प्राइमोडियल पे नहीं एक्ट करता. ठीक है, ये बात हमने अच्छी तरह पीछे देख ली थी. Then FSH stimulates the maturation of granulosa cells through growth differentiation factor 9. और ईस्ट्रोजन कैसे प्रोड्यूस होता है? थीका इंटरना के सेल्स जो होते हैं, थीका इंटरना अच्छी तरह आपको समझ आ गई कि जो ओवेरियन कनेक्टिव टिश्यू है वो ऑर्गेनाइज कर जाता है और 2 लेयर्स में चेंज होता है जो कि ग्रेनुलोसा सेल्स के बाहर है.
ग्रैनुलोसा सेल्स हैं। पहले सबसे बीच में क्या है, जब प्राइमरी फॉलिकल बनता है तो oocyte है, oocyte के बाहर ज़ोना पेलोसिटा है, ज़ोना पेलोसिटा के बाहर शेल जो है ग्रैनुलोसा सेल्स की है। ये ग्रैनुलोसा सेल्स रेस्ट करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर थीका इंटरना है और उसके बाहर थीका एक्सटर्ना है। तो थीका इंटरना की जो सेल्स हैं वो वेस्कुलर भी होते हैं और सेल्यूलर होती है ये लेयर, और ये एंड्रोस्टेंडायोन एंड टेस्टोस्टेरोन्स प्रोड्यूस करती है। और फिर ये दोनों जो हार्मोन्स हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स क्या करते हैं, इन दोनों हार्मोन्स को कन्वर्ट करता है इनटू एस्ट्रोन एंड 17 बीटा एस्ट्राडायोल व्हिच आर द फॉर्म्स ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक है, ये बात समझ आ गई कि ग्रैनुलोसा सेल्स बेसिकली एस्ट्रोजन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये हम अगर ऐसा कोई एमसीक्यू आता है तो उसमें अगर थीका इंटरना खाली लिखा हुआ है तो आप उसको भी ओके करेंगे, और अगर ग्रैनुलोसा सेल्स लिखा हुआ है तो वो ठीक है, दोनों में से कोई एक लिखा होगा, क्योंकि दोनों बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन। अब ईस्ट्रोजन क्या करता है, फंक्शन क्या है कि इट प्रिपेयर्स द यूट्राइन एंडोमेट्रियम टू एंटर इनटू द प्रोलिफरेटिव फेज। इट ऑल्सो कॉजेस थिनिंग ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस। मैंने आपको बताया था कि सर्विक्स जो है इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस, और उसके वहां पे म्यूकस सिक्रीशन प्रोड्यूस होती है, काफी थिक म्यूकस होता है, उसको ये ईस्ट्रोजन थिन कर देते हैं क्योंकि प्रिपेयर कर रहे हैं एंडोमेट्रियम को। और इसके अलावा जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये उसको भी स्टिमुलेट करता है टू सिक्रीट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तभी हमने कहा है कि जब पीक जाती है ईस्ट्रोजन की तो उस वक्त LH सर्ज से क्या होगा, एलिवेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ maturation promoting factor which causes the oocyte to complete meiosis 1 and initiate meiosis 2. It stimulates the production of progesterone by the follicular cells और ल्यूटिनाइजेशन करती है। मैंने अभी आपको बताया कि LH का क्या काम है, ल्यूटिनाइजेशन भी करता है, मियोसिस को कंप्लीट करता है 1 को, और मियोसिस 2 को इनिशिएट करता है, और इसके अलावा LH जो है वो फॉलिकल का रप्चर और ओवुलेशन भी करवाएगा, राइट। यूज करेगा कॉर्पोरेट, वो सिक्रीटरी चेंजेस लेके आता है यूट्राइन एंडोमेट्रियम के अंदर। इसके अलावा प्रिपेयर द यूट्रस फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। व्हेन सेकेंडरी फॉलिकल प्री ओवुलेटरी ग्रोथ फेज। Ovulation can rapidly 25 millimeter under the influence of FSH and LH. ठीक है, ये इसका मैक्सिमम साइज है। At the same time, abrupt increase in LH causes meiosis to complete and follicle to ovulate stage. Meiosis is inherited in ovulation। सारी बात समझ आई आपको? The release of oocyte भी वो जो कि meiosis 1 कंप्लीट कर सेकेंडरी oocyte में बना और वो अरेस्ट हो गया इन दी मेटाफोर। इसके बाद हम देखते हैं कि ओवुलेशन में और क्या हो रहा है। ओवुलेशन जो फिगर बहुत ज्यादा उसका वॉल्यूम, ग्राफिन फॉलिकल का साइज सबसे ज्यादा होता है और उसका प्रेशर वहां बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। ओवरलाइंग ओवेरियन कॉर्टेक्स जो होता है, जो इसके ऊपर कॉर्टेक्स है, वो थिन आउट हो जाता है, ट्रांसलूसेंट हो जाता है, और सरफेस ऑफ द ओवरी पे एक वैस्कुलर स्पॉट अपीयर करता है जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, एक लोकल बल्ज। अब सोचेंगे सारे फॉलिकल्स जो हैं ये ओवरी के अंदर हैं। जब एक फॉलिकल इतना बड़ा हो गया तो जैसे एक बलून को पुश नहीं करते और वो बाहर की तरफ उसको थोड़ा सा वो आपको बल्ज नजर आएगा उसका, बिल्कुल इसी तरह ओवरी के सरफेस पे भी आपको एक बल्ज सा नजर आता है, और वो बल्ज इज बिकॉज ऑफ द mature graphene follicle or because of the increased amounts of the fluid and pressure inside। ठीक है, इस जो बल्ज होता है इसको हम स्टिग्मा कहते हैं। High concentrations of LH increases the collagenase activity। collagenase enzyme है, as the name shows। collagenase का क्या काम है, collagen fibers
जो कि ओवरी के अंदर भी हैं, सारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर होते हैं, उनको ये मतलब खाता है, समझ लें, पॉलीजेनेज एंजाइम है, तो उनको ये खत्म करता है वहां से। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स पीजी लेवल्स मैंने लिखा है, वो भी बहुत ज्यादा बन जाती हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या काम है कि वो मस्कुलर कंट्रैक्शन जो ओवेरियन वॉल की हैं उसको बढ़ाती है, ठीक है। सो ये दोनों चीजें। और फिर क्या होगा कि उस साइड जब ये भी हो जाएगा कि ऊपर सरफेस बिल्कुल थिन आउट हो गया, बिकॉज कोलेजनेज ने ऊपर जितनी कोलेजन फाइबर्स थी उनको भी खत्म कर दिया। आप देखें आपकी स्किन कितनी फ्रेश होती है यंग एज में, लेकिन जैसे जैसे अमाउंट ऑफ कोलेजन कम होता जाता है फेस के ऊपर रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, है ना। तो आप समझ लें कि ओवरी के सरफेस के ऊपर से भी अब कोलेजन खत्म हो गया है, तो बिल्कुल थिन आउट हो गई है स्किन, और वहां प्रोस्टाग्लैंडिन की एक्टिविटी ज्यादा है, तो कंट्रैक्शंस हो रही हैं, जिसकी वजह से उस साइड अलोंग विद द ग्रैन्युलर सेल्स विल ब्रेक फ्री, और जब वो फ्री होगा वहां से निकल जाएगा तो दैट कॉजेस ओवुलेशन। और फिर जैसे ही वो निकलता है तो जो ग्रैन्युलर सेल्स उसको सराउंड कर लेते हैं, वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं अराउंड द oocyte, सेकेंडरी oocyte, एंड विल फॉर्म द कोरोना रेडिएटा। और अभी स्टिल जोना पिलोसिडा इज देयर, it is that shell is also there, ठीक है। ये एक मैंने पिक्चर डाली थी ताकि थोड़ा सा आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। Surgeons who were performing hysterectomy, that is removal of the uterus, witnessed spontaneous ovulation and were lucky to record it. Ovulation was not an explosive event according to them, as it is assumed, but rather a 15-minute long and smooth release of an egg. So ये देखें कि ये ओवरी है सारी, ये इनका इंस्ट्रूमेंट है, और ये फॉलिकल ओवरी के सरफेस के ऊपर बल्ज किया हुआ है, और यहाँ से ये एग का रिलीज हो रहा है, यानी फॉलिकुलर फ्लूइड उसमें से निकल रहा है, एंड इट हैज गॉट दिस एग इन इट, ठीक है। और इस तरह से ये ड्रॉप करके वो गिरेगा, लेकिन ये गिरता कहाँ है, जो फिम्बरे उसके ऊपर सरफेस ऑफ द ओवरी पे यूट्राइन ट्यूब के फिम्बरे जो स्वीप कर रहे होते हैं, दे विल जस्ट पिक दैट दिस एग, ठीक है, अलोंग विद द फॉलिकुलर फ्लूइड। सो ओवुलेशन इज अकम्पनीड बाय सम सिम्टम्स, और ये जो सिम्टम्स हैं दे आर टू. One is the middle pain. Usually females at the mid of the cycle, close to 14 days, they feel some middle pain, lower abdominal pain, और इसको metal shimmers कहते हैं. It's a German word. और ये जो है, it's one of the symptom of ovulation. It's normal. जरूरी नहीं कि every female will feel the same, लेकिन ये this is a symptom. And second is the rise in the basal body temperature. Early morning temperature, once you take without getting up from the bed, that is the basal body temperature. And at the time of ovulation, कुछ females अपना regular record कर रही होती हैं, और उनको जो particularly जो infertility और ये cases होते हैं, उनमें कहा जाता है कि भाई आप अपना temperature record रखें, morning temperature, और उसमें जो है वो देखते हैं कि there's a certain slight rise in the temperature. और वो जो slight rise in basal body temperature, तो इसके लिए special thermometers भी होते हैं, तो that records that. और वो ovulation के टाइम पे temperature थोड़ा सा बढ़ जाता है. So ovulation is accompanied by two symptoms, middle pain and rise in the basal body temperature. Ma'am? जी बताइए. Ma'am, why is it called middle pain? Because it occurs in the middle of the cycle. Okay. ठीक है, ठीक है, simple reason. Corpus luteum. Formation after ovulation, follicle collapses. Granules and thickened cells hypertrophy, luteinized and vascularized. अब मैं जल्दी इसलिए जा रही हूँ क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको उसी में सारा एक्सप्लेन कर दिया था. अब आप बस देखते जाएं, आपको समझ आ जाएगी कि आफ्टर ओवुलेशन क्या होगा. फॉलिकल मैंने कहा था क्रम्पल्ड बैग की तरह बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि उसमें से सारा फ्लूइड और वो सब कुछ निकल गया है. ठीक है, अब खाली एक वो बैग की तरह बिल्कुल वो डिफ्यूज हो जाएगा, समझे. ग्रैन्युलर एंड थीका इंटरनल सेल्स जो है, लेकिन होगा क्या कि जो अंदर ग्रैन्युलर और थीका इंटरनल के सेल्स रह गए सारे, वो क्या होंगे, वो एकदम बढ़ने शुरू हो जाएंगे. एंड दे विल क्यों, क्योंकि LH का हार्मोन का इफेक्ट है, और वो उसके अंदर पिगमेंट एडअप हो जाएगा, ल्यूटिनाइजेशन होगी, वैस्कुलराइजेशन होगी, और वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करेगा. और इस स्ट्रक्चर को हम कॉर्पस ल्यूटियम कहेंगे, और ये प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन दोनों प्रोड्यूस करेगा. ठीक है.
Function is corpus luteum है, causes uterine mucosa to enter into gestational and secretory phase. Fate. अब दो तरीके हैं, एक तो ये है ना कि कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, क्योंकि एग अगर ट्यूब में चला गया है एंड दैट इज अ टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन आल्सो, तो फिर क्या होगा कि ये कॉर्पस ल्यूटियम विल कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर अप टिल 4 months आफ्टर प्रेगनेंसी, from pregnancy, beginning of pregnancy से लेके 4th month तक corpus luteum will continue to function and will continue to provide estrogen and progesterone. ठीक है, तो हम इस corpus luteum को कहेंगे corpus luteum of pregnancy और corpus luteum graviditatis, ठीक है, और gravidarum कुछ भी इसका नाम हो सकता है, ये ज्यादातर बुक्स में जो है graviditatis लिखा हुआ होता है, ठीक है, और it is maintained by, कौन सा हार्मोन इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा, ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन है और ये सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट की लेयर प्रोड्यूस करती है, ये इसकी बात हम बाद में करेंगे, यूट्रस से, यानी कि यूट्रस की लाइनिंग से ये प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये हार्मोन जो है इस कॉर्पस ल्यूटियम को डीजेनरेट होने से रोकेगा, ठीक है, लेकिन if fertilization does not take place, then corpus luteum will function for 9 days, as I've told you, that is till 23rd day of the cycle, and after that it will start degenerating और वो उसके hormones जो है estrogen progesterone वो भी कम होते चले जाएंगे और क्या कहते हैं by 28 day cycle the whole structure will be completely degenerated. ठीक है, थोड़ी सी बात oocyte ट्रांसपोर्ट की, जो oocyte है once it is released, the secondary oocyte, it is taken up by the fimbriae of the uterine tube, and sweeping movements of the fimbriae, rhythmic muscular contractions, motion of cilia in the tube, and the fluid currents, ठीक है, all these things help the oocyte to transport itself from through the whole of the uterine tube to reach the uterine lumen. देखिए उसने यहाँ से pick up करके उसको और throughout the tube and it has to go into the uterus. जल्दी से करना, ठीक है, उसके बाद जो है corpus albicans जो है कि जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर जाएगा तो आखिरी जो स्कार टिश्यू बनेगा दैट इज नोन एज द कॉर्पस एल्बिकन्स, और ये स्कार्स बनते चले जाएंगे ओवरी के अंदर, जैसे जैसे ओवरी में मतलब जैसे जैसे रिप्रोडक्टिव साइकिल्स गुजरती चली जाएंगी और एज जो है वो भी बढ़ती चली जाएगी, तो ज्यादातर ओवरी के अंदर क्या होंगे, स्कार्ड ये बॉडीज होंगी विच आर नोन एज कॉर्पस एल्बिकन्स, ठीक है. It is a Latin name for whitening bodies, the regressed form of corpus luteum. As the corpus luteum is being broken down by macrophages, fibroblasts lay down type 1 collagen, forming the corpus albicans. The remains of the corpus albicans may present a scar on the surface of the ovary. तो ठीक है, ये corpus albicans होगा. So lastly, आपने देखा कि जब हम cortex ovary has got this section, it has got through 2 ligaments. It is attached by the suspensory ligament. It is attached to the wall of the pelvis and by ovarian ligament with the uterus. अच्छा, ये surface of the ovary is covered by this simple cuboidal epithelium. It has got cortex and medulla. Medulla has got vessels in it. इसीलिए vascularization जब होती है तो आपको पता है कहाँ से vessels आ जाएंगी, और वैसे आप देखें तो primordial follicles हैं, ये एक schematic diagram है इसलिए सब कुछ दिखाया है इसके अंदर. फिर प्राइमरी फॉलिकल्स बन रहे हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी बन रहा है, सेकेंडरी से वेसिकुलर फॉलिकल, मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल विच इज हाईएस्ट. देखिए कितना जब ये बड़ा हो जाता है तो इट हैज प्रोड्यूसेस अ बल्ज ऑन द सरफेस, और जब वो बल्ज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, इसका सरफेस यहाँ थिन आउट हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्टिविटी ऑफ विच एंजाइम, नहीं सरफेस थिनिंग क्यों होगी, कौन से एंजाइम की वजह से? एलएच तो कर ही रहा है बाकी सारे काम, लेकिन स्पेशली जो कौन सा एंजाइम यहाँ पे हेल्प करेगा टू थिन आउट द सरफेस ताकि इजीली रप्चर हो सके? कोलिजनेज, वेरी गुड, कोलिजनेज एंजाइम कॉलिजनेस होगा.
प्रोजेस्टेरॉन का यहाँ कोई काम नहीं है ओवरी के अंदर, सिर्फ काम क्या है कि कॉर्पस ल्यूटियम, अभी तो आगे यहाँ प्रोजेस्टेरॉन बनना शुरू होगा। अभी ये सारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी यहाँ तक फॉलिकल टर्शरी यहाँ पे ईस्ट्रोजन्स बना रहे हैं, और जब ईस्ट्रोजन की पीक आएगी तो फिर LH सर्ज प्रोड्यूस होगी, और LH सर्ज विल कॉज दिस ओवुलेशन। ओवुलेशन में कौन सा oocyte रिलीज होगा? Secondary oocyte. Secondary. कौन सी स्टेज में होगा? Secondary. आप देखें ना 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। मेटाफेज मेटाफेज में अरेस्ट होगा, ठीक है, ये आपने याद रखनी है कि सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया है और मेटाफेज स्टेज में अरेस्ट हो गया। और ये मेटाफेज स्टेज कब तक रहेगी और कब ये जो है कंप्लीट होगी? सेकेंड मियोटिक डिवीजन Puberty तक. नहीं, प्यूबर्टी पे तो ये सारी ओवेरियन साइकिल हो रही है। 3 hours before बताएं। ovulation. 3 hours बिफोर ओवुलेशन तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुई है, तो सेकंड मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट होती है? वी डिड दिस लास्ट टाइम आल्सो, और अभी मैंने पहले भी बात की थी। आप बताएं ना, यहाँ से देखिए oocyte रिलीज हो गया, ये सेकेंडरी oocyte है, ये ट्यूब में चला गया। मैम जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, वेरी गुड, 24 hours. एट द टाइम, नहीं 24 आवर कुछ नहीं, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज कंप्लीट, ठीक है। सो दिस इज इट। और उसके बाद जब ये रिलीज हो गया तो जो ग्रैन्युलर सेल्स थे दे रीअरेंज देमसेल्व्स अराउंड द oocyte एंड फॉर्म्स द कोरोना रेडिएटर, राइट। और फिर पीछे जो फॉलिकल रह गया ये वैस्कुलराइज हो जाएगा, इसको LH हार्मोन इसके ऊपर एक्ट करेगा, और फिर इसका कलर देखें येलोइश दिखा भी रहे हैं क्योंकि एक्चुअली भी वो येलो पिगमेंट डेवलप कर रहे हैं, और फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा जो कि फिर बहुत अच्छा बड़ा सारा स्ट्रक्चर होगा जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा। कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं कॉर्पस ल्यूटियम से? प्रोजेस्टेरॉन। हाँ, कोई LH की आवाज आ रही है? LH का काम, LH जो है वो एक्ट कर रहा है, ठीक है। कहाँ से प्रोड्यूस होता है LH? Pituitary gland, posterior. वेरी गुड, पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहा है। और ओवरी से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं? कौन कौन से हार्मोन्स ओवरी प्रोड्यूस कर रही है? Progesterone. Estrogen. वेरी and गुड, progesterone. ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, Estrogen or progesterone. ठीक है। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की जो डेवलपमेंट है वो किसकी वजह से होती है? वो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होती है। सो वी विल कंटिन्यू, थैंक यू वेरी मच। और जो है आई एम श्योर कि ये टाइम आपका कंप्लीट ही हो गया होगा। वी हैव 47 स्टूडेंट्स, एक चले गए हैं, कोई बात नहीं, बट 47 स्टूडेंट्स हैं। ओके फाइन। आई एम श्योर कि मोहसिन ने ले ली होगी अटेंडेंस। आप में से हसन